हेलो फ्रेंड, मंथन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग संविधान के अंतर्गत भारत का महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि महाधिवक्ता और महान्यायवादी क्या होता है। तो सबसे पहले हम महान्यायवादी की बात करते हैं। सबसे पहले हम यह स्पष्ट कर दें कि यह पद क्या है, हम लोग इस पद की स्थापना क्यों की। देखिए फ्रेंड, जैसे हमसे संबंधित कोई कोर्ट में केस हो जाए तो हमें विधि संबंधित मामले की जानकारी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि हम लोग विधि के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। कानून क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, ये बहुत ही जटिल होती है। तो ऐसे स्थिति में हम अपने मामले की पैरवी या पक्ष रखने के लिए एक वकील रखते हैं और वकील कोर्ट में जो भी कुछ कहता है वो हमारे बिहेव पर कहता है, वो हमारे तरफ से पक्ष रखता है। वकील हमारे मामलों की पैरवी करता है, वह एक तरह से हमारा परामर्शदाता होता है, एडवाइजर होता है। ठीक उसी प्रकार भारत सरकार को भी बहुत से विधिक मामलों में अड़चन का सामना करना पड़ता है, सलाह की जरूरत होती है। तो भारत सरकार के खिलाफ भी बहुत से केस जो हैं कोर्ट में चल रहे होते हैं। तो कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष कौन रखेगा, विधिक मामलों में सलाह कौन देगा, इसके लिए जिस पद की व्यवस्था की गई उसे हम महान्यायवादी कहते हैं। जैसे केंद्र में एक वकील की जरूरत थी, ठीक उसी प्रकार राज्य के लिए भी एक वकील की जरूरत थी, जिसे महाधिवक्ता कहते हैं। तो सबसे पहले हम महान्यायवादी को देखते हैं। महान्यायवादी जो है अनुच्छेद 76 के अनुसार, अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। ये अनुच्छेद 76 में वर्णन है कि एक महान्यायवादी होगा और वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कहलाएगा। तो हम लोग महान्यायवादी की योग्यता के बारे में चर्चा करते हैं कि उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो उसकी योग्यता के बारे में संविधान में ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है, बस इतना सब लिखा हुआ है कि महान्यायवादी की जो योग्यता होगी वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होगी। तो फ्रेंड, आप पूछेंगे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है। तो इसको हम लोग जब न्यायालय पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं जानकारी के लिए कि उच्चतम न्यायालय की जो योग्यता होती है वह पहली योग्यता ये होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, वह 5 साल से किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो या हाई कोर्ट में पिछले 10 वर्षों से महाधिवक्ता हो या प्रैक्टिस किया हो, तो वह सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकता है। और एक शर्त ये भी है, जैसे राष्ट्रपति के नज़र में वह विधिवक्ता हो तो भी उसे न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो ये इसकी योग्यता की बात हो गई। आगे हम महान्यायवादी के नियुक्ति पे चर्चा करते हैं। जो महान्यायवादी की नियुक्ति की बात है, ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है और यह मंत्री परिषद के सलाह पर की जाती है। वैसे तो राष्ट्रपति करता है इसकी नियुक्ति, लेकिन व्यवहारिक तौर पे देखा जाए तो यह मंत्री परिषद के सलाह पर ही ऐसा किसे नियुक्त करना है वो करता है। आगे हम लोग महान्यायवादी के कार्यकाल की चर्चा करते हैं। जो महान्यायवादी का कार्यकाल है वह निश्चित नहीं है कि वह कितने साल तक अपने पद पर रहेगा। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यहाँ प्रसाद पर्यंत का अर्थ यह है कि राष्ट्रपति के इच्छा पे वह जब तक चाहेगा तब तक वह पद पर बना रहेगा। यही कारण था उसका कार्यकाल निश्चित न होने के कारण जो हमारे प्रथम महान्यायवादी थे, जिनका नाम हमें एस
सी शीतलवाड़ है, ये 1950 से लेके और 1963 ये 13 वर्षों तक लगातार इन्होंने 13 वर्षों तक इस पद पर बने रहे। और सबसे लंबा कार्यकाल अगर महान्यायवादी का देखा जाए तो एस.सी. शीतलवाड़ का ही है। तो आगे हम लोग त्याग पत्र के बारे में चर्चा करेंगे महान्यायवादी के। तो वह त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को देता है। ये भी हम जानते रहेंगे कि राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है महान्यायवादी। महान्यायवादी के वेतन और भत्ते की बात करते हैं हम लोग। तो महान्यायवादी के वेतन और भत्ते क्या होंगे, इस पे संविधान मौन है, संविधान में कुछ नहीं लिखा गया है। तो भारत के महान्यायवादी के लिए वेतन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो वेतन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया तो किस बात का प्रयोग किया गया है, तो इसे हम जानेंगे। यह कहा गया है कि इसके लिए एक निश्चित पारिश्रमिक होगा। पारिश्रमिक का अर्थ है जितना मेहनत करेगा दिया जाएगा। इसका निर्धारण कौन करेगा, तो इसका निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके कार्य को देखते हैं कि इसका क्या कार्य है, महान्यायवादी का वास्तव में कार्य क्या होता है। तो जो महान्यायवादी का कार्य होता है वह भारत के विभिन्न मामलों और भारत के विभिन्न न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष रखने का कार्य करता है और वह भारत सरकार द्वारा मांगे जाने पर अन्य कानूनी सलाह देता है और राष्ट्रपति समय समय पर उसे जो कार्य सौंपता है उसे वह करने का काम करता है। वह चाहे तो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। महान्यायवादी चाहे तो न्यायालय में प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं, इस पर चर्चा करते हैं हम लोग शर्तें के बारे में जानेंगे कि किस शर्त के अनुसार वह न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकता है। तो वह भारत सरकार के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में पैरवी नहीं कर सकता है। पहली शर्त यह होगी। दूसरी शर्त यह है कि भारत सरकार के विरुद्ध किसी निकाय, किसी राज्य और किसी व्यक्ति को सलाह नहीं दे सकता है। वह किसी भी निकाय को या राज्य को या किसी व्यक्ति को भारत सरकार के विरुद्ध सलाह नहीं दे सकता है। ये शर्तें लागू रहेंगी। इन शर्तों को फॉलो करते हुए वह चाहे तो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। और महान्यायवादी को, जिसे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, और यह भारत सरकार का प्रथम वकील होता है, तो इसके कुछ विशेषाधिकार भी हैं। जो विशेषाधिकार हैं वो आपको अनुच्छेद 88 के तहत दिए गए हैं। इसको ये भी याद रखेंगे, 88 के तहत। 88 के अंतर्गत वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी किसी सदन में की कार्रवाई में भाग ले सकता है, उपस्थित हो सकता है, बोलने का उसे अधिकार दिया गया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जिससे हमारा प्रश्न बनता है एग्जाम में, लेकिन वह मत देने का अधिकार नहीं दिया गया है। वह संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, उपस्थित हो सकता है, लेकिन वह मत नहीं दे सकता है। जिस समय वह संसद की कार्रवाइयों में भाग लेता है उसे सभी अधिकार व सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जितनी सुविधाएं जो है वहाँ के सांसदों को प्राप्त होती हैं। वह किसी भी संसदीय समिति का सदस्य भी बन सकता है। तो इस प्रकार हम लोग महान्यायवादी के बारे में जाने हैं। जैसे ठीक केंद्र में महान्यायवादी है, ठीक उसी प्रकार हमारा राज्य में महाधिवक्ता है। तो इसको तुलनात्मक रूप से भी इसकी बाद में हम लोग चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले महाधिवक्ता को एक नज़र में हम देखते हैं कि महाधिवक्ता क्या होता है। तो ऊपर हमने बताया कि जो यह पद था महान्यायवादी को, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ठीक उसी प्रकार आपको महाधिवक्ता में भी कानूनी सलाह के लिए राज्य सरकार को महाधिवक्ता की जरूरत थी। सबसे पहले हम देखेंगे महाधिवक्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो अनुच्छेद 165 में कहा गया है कि राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। और जैसे
वहाँ पे केंद्र में वो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता था, वैसे ही महाधिवक्ता जो होगा वह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। योग्यता देखते हैं। जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी की योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष थी, उसी प्रकार राज्य में जो महाधिवक्ता होगा उसकी जो योग्यता होगी हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। थोड़ी चर्चा कर देते हैं कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पहली योग्यता यह है कि वह भारत का नागरिक हो और हाई कोर्ट में वह 10 वर्ष से प्रैक्टिस कर रहा हो, और एक ये भी है आपका कि राज्य का वह 10 वर्ष से न्यायिक अधिकारी है सेवा में हो तो भी वह हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। और इसकी नियुक्ति की बात करते हैं तो इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है और ये मंत्रिमंडल के सलाह पर ही करता है। आगे हम लोग महाधिवक्ता की चर्चा करते हैं आगे। फिर कार्यकाल के, तो इसका जो कार्यकाल होगा महाधिवक्ता का ये भी निश्चित नहीं है। कार्यकाल नीचे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करता है। जब तक राज्यपाल चाहे तब तक ये पद पर बना रह सकता है। प्रसाद पर्यंत का अर्थ यही है। त्याग पत्र देखेंगे कि वह त्याग पत्र किसे देगा, तो त्याग पत्र वह राज्यपाल को देता है। और इसका कार्य क्या है इसकी चर्चा करते हैं। तो राज्य सरकार द्वारा मांगे जाने पर वह कानूनी सलाह देता है राज्य सरकार को, और इसको भी विशेषाधिकार प्राप्त है। जैसे वहां पे आपको महान्यायवादी को विशेषाधिकार था, उसी प्रकार वहां 88 में अनुच्छेद 88 में विशेषाधिकार प्राप्त था, तो वैसे ही महाधिवक्ता को अनुच्छेद 117 में विशेषाधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 177 के अनुसार विधानसभा विधान परिषद की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। ये जो विधानसभा और विधान परिषद है हमारा विधान परिषद केवल 6 राज्यों में ही है और शेष राज्यों में एक सदनी व्यवस्था है। केवल 6 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था है, जहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो जहाँ पे विधानसभा विधान परिषद है दोनों में कार्रवाइयों में भाग ले सकता है। जहाँ एक सदनी है वहाँ एक सदन में वो भाग लेगा। तो ये रहा हमारा महाधिवक्ता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।